नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड और साथ ही साथ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ताकि अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट भी आपका कवर कराया जाता है। तो दोस्तों, झारखंड पीजीटी का बिल्कुल यहाँ पे बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का, साथ ही साथ एमपी सेट और यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप एडमिशन ले सकते हैं। झारखंड टीजीटी पीजीटी के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं। एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है, तो वहां पे भी आपकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो वहां पे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो कंप्लीट बैचेज चल रही है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपको केवल इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो आप इकोनॉमिक्स के नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज या नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आपके बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा। एडमिशन की जो फीस है वो यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 रुपए है और एमपी सेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे देखिए टेस्ट सीरीज, नोट सब कुछ पड़ा हुआ है, आप अपने सुविधा अनुसार वहां से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? बिल्कुल ठीक है। क्या क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के तरफ बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। और कोई? बी के तरफ बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है कि सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होते हैं। ये तो तटस्थता वक्र की प्रॉपर्टीज है, सबको पता होना चाहिए। क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसा होता है? घटता हुआ होता है। क्यों घटता हुआ होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को अगर जो आप बढ़ाते चले जाएंगे तो दूसरी वस्तु की इकाइयों में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। और दोनों आपको क्या करेंगे? समान संतुष्टि देंगे। मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, और दोनों के संयोग से आपको क्या मिलेगा? समान सेटिस्फेक्शन मिलेगा, समान संतुष्टि मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन क्या कहलाता है? इजी सी बात है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ अगेन बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या आपका उत्तर ठीक है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है भैया, कि एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आय प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ना।
बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि एक ग्राहक की क्रय शक्ति में परिवर्तन के द्वारा मांग में परिवर्तन जो होता है वो आय प्रभाव होता है। इजी सी बात है भाई कि जब आपकी आय में जब जब आपकी आय में कमी होती है तो आप मांग को कम करते हैं, या जब आप की आय में वृद्धि होती है तो आप मांग को बढ़ाते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न कि यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं जैसे चाय और कॉफी, उनके बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता कैसी होगी? चलिए बताइए। ठीक है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं, एक जैसे एक चाय और दूसरी कॉफी, तो उनके बीच अनुप्रस्थ लोचशीलता कैसी होगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो क्या होगा? देखिए, अगर जो चाय और कॉफी दोनों की कीमत 10 रुपए है, ठीक है, चाय की भी कीमत 10 रुपए है और कॉफी की भी कीमत 10 रुपए है, ठीक है। अगर जो किसी कारणवश चाय की कीमत 15 रुपया हो जाए और कॉफी की कीमत 10 ही रुपए रहे, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर चाय बहुत महंगा हो गया है, अब हम चाय नहीं पियेंगे, हम कॉफी पियेंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे? आप सस्ती चीजों की तरफ मूव करेंगे। बाजार का नियम हमें यही बताता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चाय की मांग में कमी आती है और कॉफी की मांग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा? ये धनात्मक होगा कि अगर जो एक कीमत बढ़ने से एक की मांग में कमी आएगी तो दूसरे की मांग में क्या आ जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता किस वस्तु की कीमत घटने पर उपभोग घटा लेता है? इस वस्तु की कीमत अगर जो घटेगा तो उपभोग को घटा लेगा। चलिए आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर। इजी सी बात है। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। निम्न वस्तु सी और बी में यहाँ पे गलतियां होती हैं। या तो गलतियां सी में होती हैं या तो गलतियां बी में होती हैं, है ना? देखिए इजी सी बात है, क्योंकि हम लोग गिफिन वस्तुओं को पढ़ते हैं कि जो गिफिन वस्तु होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अगर जो जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं अर्थात जो गिफिन वस्तुएं हैं उनके कीमतों में कमी आती है तो उसके मांग में भी क्या आ जाता है? कमी आता है। जैसे कि बाजरे का उदाहरण दिया जाता है, जैसे किरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल का क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो निम्न वस्तु नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? वो निम्न कोटि की वस्तु होती हैं, ठीक है। तो हम लोग गिफिन वस्तुओं को पढ़ते हैं, ना कि निम्न कोटि की वस्तुओं को पढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं वो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं और इन वस्तुओं की कीमतों में जब कमी आती है तो इसके मांग में भी कमी आ जाती है, अर्थात यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में संतुलन का शर्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया। चलिए भाई बताइए, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने ये थियरी दिया था। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सी के तरफ अगेन बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। और कोई सी के अलावा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया था सर? तो वो दिया था मार्शल साहब ने, है ना? किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो एम यू एक्स होगा वो पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम के होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। इसमें एम यू एक्स क्या होता है और एम यू और पी एक्स क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया था? मार्शल साहब ने दिया था। उसमें उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया था? एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई इज इक्वल टू कभी कभी और देता है एम यू जेड अपान पी जेड, ठीक है। कभी 3 टर्म पूछता है, कभी 2 टर्म, कभी एक ही दे देता है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
बजट प्रभाव से आशय क्या है? बजट प्रभाव से आशय क्या है भैया? बिल्कुल ठीक है। बजट प्रभाव से आशय क्या है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इजी सी बात है, इजी सी बात है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो देखिए, बजट प्रभाव, सरकार आखिरकार ये बजट का निर्माण क्यों करता है? क्यों करता है, आपके दिमाग में आना चाहिए। सरकार को कोई शौक है क्या कि आपसे सरकार टैक्स वसूल करे? सरकार 5% जीएसटी की कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 जीएसटी की दरें हैं और गवर्नमेंट इतना कर वसूल करती है। तो कोई शौक तो है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के माध्यम से, मतलब गवर्नमेंट आय प्राप्त करती है लोगों से टैक्स लगा करके या ऋण लेकर के। तो टैक्स लगा के सरकार को आय मिलता है और सरकार व्यय करता है कल्याणकारी योजनाओं पे। इससे क्या फायदा मिलता है कि जो लोग टैक्स दे पा रहे हैं, जो लोग अमीर हैं, उनसे पैसा मूव होगा गवर्नमेंट की तरफ और गवर्नमेंट फिर गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगी, जिससे क्या होगा कि गरीब के अंदर भी क्या होगा, निवेश की क्षमता विकसित होगी। तो आय के वितरण पर सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एंजिल वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध स्पष्ट करता है? चलिए भैया, एंजिल वक्र की बात हो रही है। चलिए, शिखा सिंह जी, अमरेश यादव जी, रेणुका जी, शांति जी, ठीक है, अनिल कुमार जी, आकाश जी, चलिए, संजय जी, आई एम इमेजिन जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, संजय कुमार जी, एजुकेशन पे जो जीएसटी है वो 18% है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि शिक्षा पर जो टैक्स लगाया गया है वो 18% लगाया गया है। चलिए, अभी एक कोई फॉर्म आया है, तो उसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने, ये पहली व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने अब आपके फीस सबमिट के अलावा नीचे दे दिया है कि जीएसटी शुल्क इतना होना चाहिए, है ना। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, अब जो नए फॉर्म आ रहे हैं, मैंने कोई फॉर्म देखा, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है कि वहां पे इंक्लूड भी कर रही है कि आपको इतना जीएसटी भी देना है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एंजिल वक्र निम्न में से किसके बीच संबंध व्यक्त करता है? क्या उत्तर होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है कि एंजिल वक्र जो है ये आय एवं उपभोग के मध्य धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा कि एंजिल वक्र जो है वो आपकी आय और उपभोग के मध्य धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है और कहता है कि जो एक्सेप्शन है वो घटिया वस्तु है। इट मीन्स कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है तो आपके उपभोग में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सॉरी, यदि एक वस्तु बेवलन वस्तु है तब कौन सी स्थिति होगी भाई, बता दीजिए मुझे। बेवलन वस्तु की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है भैया कि यदि एक बेवलन वस्तु है तब मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होता है। और इसमें क्या होता है, बेवलन वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यही होती है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि एक समाज का वर्ग ऐसा होता है जो मांग में कमी करता है।
लेकिन वहीं समाज का एक ऐसा भी हिस्सा होता है कि जो क्या करता है, अपनी मांग में वृद्धि करता है और वो प्रदर्शन करता है, कि हम क्या हैं, अमीर हैं। वो क्या करता है, प्रदर्शन करता है। जैसे फॉर्च्यूनर इस टाइम कितने की है, 50 लाख रुपए की है। फॉर्च्यूनर महंगी गाड़ी है, सभी लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लोग ब्रेजा खरीद ले रहे हैं, ठीक है, लोग और छोटी मोटी गाड़ियां खरीद ले रहे हैं। लेकिन भैया जिसके पास पैसा है वो क्या कहेगा, कहेगा यार फॉर्च्यूनर की बात ही अलग है, तो 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर खरीदिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो यदि एक उत्पाद बेबलन वस्तु है तब मांग कीमत से क्या होता है, सीधे रूप से संबंधित होता है। बेबलन वस्तु की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो समाज का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए इन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब कीमत बढ़ने से मांग बढ़ रही है, लेकिन कुछ व्यक्ति ही हैं जो मांग को बढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ज्यादा अमीर हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। ये इजी सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है कि नहीं है, इजी सा प्रश्न है कि निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बी सभी लोग बोलेंगे क्या, सभी लोग बी ही बोलेंगे, कोई बी के अलावा, बी के अलावा, ठीक है। अच्छा एक बात बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये गॉसेन का कौन सा नियम है, ठीक है, गॉसेन का ये कौन सा नियम, प्रथम के द्वितीय, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है कि जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता आपको क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, जैसे आपने एक फॉर्च्यूनर खरीदा तो पहली फॉर्च्यूनर क्या होगी, बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा उपयोगिता मिलेगा, कहीं भी आए जाएंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी खरीदे, तीसरी खरीदे, चौथी खरीदे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रथम नियम है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और सम सीमांत जो है वो कौन सा नियम है, वो गॉसेन का द्वितीय नियम है। सब कुछ याद आना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। हर बार मैं चीजों को रिवाइज नहीं, मतलब हर बार मैं एक ही बात नहीं बोलूंगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, गोसेन साहब का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आपको ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। तो पहला सीमांत और दूसरा सम सीमांत, सम सीमांत के अंतर्गत क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, चलिए क्या उत्तर होगा। सी बोल रहे हैं कुछ लोग, सेम्युल्सन की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, सेम्युल्सन के तरफ कितने लोग भी जा रहे हैं, ये जितने लोग भी सेम्युल्सन की तरफ जा रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, बुद्धि क्या हो रही है, सबल नहीं है। बुद्धि सबल रहता तो आप ये क्षीण क्रमीकरण की बात कर रहा है, ठीक है, ये दुर्बलता की बात कर रहा है। सबलता की बात अर्थात दृढ़ता की बात तो सेम्युल्सन साहब करते हैं, देयर इज नो डाउट, है ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो दृढ़ क्रमीकरण की बात करते हैं वो सेम्युल्सन साहब करते हैं, लेकिन यहाँ पे छेड़ अर्थात यहाँ पे निर्बल की बात हो रही है या कमजोर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कौन करता है भैया, ये जे आर हिक्स के द्वारा दिया गया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है, डी सभी लोग बोल रहे हैं ना, बिल्कुल, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया, चलिए बताइए कि अभिकथन है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत गिफिन वस्तु को बहिष्कृत करता है, क्या ये बात सही है। प्रकटित अधिमान वक्र किसने दिया था सर, सबको पता होगा सेम्युल्सन ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, सेम्युल्सन साहब, सबको याद है कि नहीं है, होना चाहिए यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना।
सैमुअल्सन साहब ने कब दिया था, किस वर्ष दिया था? 1938 में दिया था। क्या कहा था? ऑप्शन नंबर सी के तरफ कुछ लोग जो जा रहे हैं, इनकी तुरंत आपको मान्यता याद आ जानी चाहिए कि क्या कहते हैं। पहली मान्यता जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक उपभोक्ता जो होता है ना, वो हमेशा ही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, वो अपने संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। चलिए देखते हैं कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत गिफिन वस्तु को बहिष्कृत करता है। बिल्कुल ठीक है भैया, ये कहते हैं कि गिफिन वस्तु का कोई हमारे में, मतलब जो मैंने थियरी दी है उसमें गिफिन वस्तु का कोई रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, आप अपने उपभोग एक वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो दूसरे की इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो समान मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत केवल मांग के ऋणात्मक आलोच की बात करता है। नहीं भैया, केवल मांग के ऋणात्मक आलोच की बात नहीं करता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर सही नहीं है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली 100% आपकी बात सही है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। 38 ही बोला हूं ना, 1938। मैं कुछ अलग लिख दिया था क्या? 1938 राइट आंसर हो जाएगा, है ना? शायद मैंने 48 लिख दिया था क्या? 38 ही होना चाहिए, है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि गॉसिन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है। अब देखिए, आप पढ़े हैं कि सर गॉसिन का जो प्रथम नियम है उसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गॉसिन का जो ये प्रथम वाला नियम है इसे हम क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो ये तो पहला नियम हो गया। अब ये कह रहा है कि गॉसिन का द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि गॉसिन का जो द्वितीय नियम है ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। ठीक है, बिल्कुल। तो गॉसिन का जो द्वितीय नियम है वो थोड़ा सा उसमें अंतर ये है कि द्वितीय नियम के अंतर्गत जो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत जो है जो सम सीमांत उपयोगिता नियम की जहाँ पे बात होती है वहां पे ये बात होती है कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो पूर्णतः इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वो अपनी संतुष्टि का स्तर चेंज कर सकता है। अर्थात अगर जो किसी वस्तु से उसे कम संतुष्टि मिले और कोई दूसरी ऐसी वस्तु है जिससे ज्यादा संतुष्टि मिले, तो वो दोनों को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। बस थोड़ा सा अंतर है, अदरवाइज चीजें वही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रकटित अधिमान सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? नीचे दिए गए कोट में आपको सुमेलित करना है। चलिए आराम से करिए, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भैया? चलिए बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल चलिए ठीक है। चलिए कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी, अगर जो आप सैमुअल्सन की बात पढ़े होंगे सॉरी, अगर जो आप सैमुअल्सन को पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है। तो भैया मांग की आय लोच धनात्मक होती है, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक बोलते हैं। और उपभोक्ता अधिमान प्रबल क्रमागन को तुष्ट करता है। एब्सोल्युटली ठीक है भैया। एक वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो
दूसरे में कमी करनी पड़ती है, लेकिन दोनों से क्या मिलता है? समान संतुष्टि मिलती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इस प्रश्न को। चलिए कि गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या है? गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या है? और देखिए दोस्तों, जो लोग भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर जो आप इस कंपटीशन की दौड़ में लगे हुए हैं ना, और अगर जो वर्तमान समय में आपने 2 4 5 दिन भी मिस कर दिया, तो आपकी जो पुरानी रिदम बनी हुई है वो टूट जाएगी। और जहां पे आप इकोनॉमिक्स में अपने आप को बहुत अच्छे स्तर पे पा रहे थे, 2 4 10 दिन बाद आएंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। जितना आप पढ़े हैं उसका 30 से 40% आप अपने पास रख पाएंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन जरूर क्लासेस को देखते रहिए, है ना। जिंदगी में असफलता मिलने का एक जो बहुत बड़ा रीजन है, वो ये भी है कि आप कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, है ना। आप क्या है ना कि आप दृढ़ निश्चय नहीं है ना, आप जिद्दी नहीं है कि नहीं यार करना है तो करना है। आपके अंदर वो जिद नहीं है कि यार करना है तो करना है। जब तक आपके अंदर वो जिद नहीं है ना, तब तक आप नहीं हो पाएगा। एक बात सीधी सी है, क्योंकि तो इतने सारे लोग फॉर्म को भरे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिद पे अड़े हुए हैं और क्लास की एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं। उन्हीं से आपको कंपटीशन करना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे ABCD गोला भर देंगे, आपका भाग्य बहुत तेजी से कार्य करेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं, है ना। तो निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक लोग हमसे मिले, झारखंड के हैं, तो कह रहे थे कि सर आपकी क्लास आजकल नहीं देख रहे हैं, झारखंड का एग्जाम आ गया है ना, तो आपकी क्लास नहीं देख रहे हैं। और वो 6 महीने से मेरी रोज क्लास देखते हैं। यार ये कौन सा लॉजिक आप लोग लगाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कुछ बोला तो नहीं उनको, लेकिन ये कौन सी लॉजिक है यार। जो रिदम बनी हुई है, उस रिदम को तोड़ के जो रास्ता आप चलते आ रहे हैं, उस रास्ते को छोड़ के अगर जो आप अलग रास्ता अपना लेंगे, तो आपको फिर से नए सिरे से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि गणनात्मक उपयोग। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल अगर जो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये केवल मेरे ऊपर ही अप्लाई करिए। आप जहां पढ़ रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, यार उसको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सिलेक्शन मिल ना जाए, है ना। नई किताब खरीदिए, लेकिन जो पुरानी किताब है उसको तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। किताब चेंज करने से कुछ नहीं होता है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग का उत्तर क्या किया जा रहा है कि उपयोगिता मापनीय तथा परिमाणनीय तत्व है। एब्सोल्युटली ठीक है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसने ये बात कही थी भैया? किसने कही थी? मार्शल साहब ने कहा है, ठीक है, ये सबको पता होगा चाहिए। उपयोगिता मापनीय एवं परिमाणनीय तत्व है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वास्तविक आय के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होती है, नहीं। विभिन्न पहलुओं से व्युत्पन्न उपयोगिताएं अंतर्निर्भर होती है, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। सीमांत उपयोगिता के व्यवहार को समझने में अंतःनिरीक्षणात्मक पद्धति का उपयोग होता है, ये भी बात सही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि 1 और 4 सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम भले से लेता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आप खुद सोच लीजिए कि आप कोई एक किताब इकोनॉमिक्स की खरीदे होंगे, उस किताब के 2 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़े होंगे या पूरी किताब पढ़े होंगे। कुछ दिन बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि ये किताब ठीक नहीं है, वो वाली जो नई आई है वो ठीक। तो जब आप पुरानी किताब को पढ़ना छोड़ देते हैं ना, तो उस पे जो आपने मेहनत किया था, तो जो 100% आपको मिलना चाहिए था, जैसे ही उस किताब को आप अपने आंखों के सामने से हटाते हैं ना, 30% पे आप चले आते हैं। तो वो चाहे अध्यापक हो, टीचर हो या कोई किताब हो,
या आपकी नोट्स हो, उसको तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। एक ही किताब को नया, ये नहीं कर रहा हूं कि नया खरीदिए ना, नया खरीदिए, लेकिन जो आपकी मेन किताबें जिस पे आपने मेहनत किया है उसको पढ़िए। क्योंकि जिस किताब को आपने 6 महीने पढ़ा है ना, उस किताब को आप 4 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। जिस किताब को 6 महीने लगातार आप मेहनत किए हैं, उस किताब को 4 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो नई किताब लाएंगे ना, उसको फिर पढ़ने के लिए 6 महीना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। एंजिल वक्र क्या संकेत करता है? एंजिल वक्र क्या संकेत करता है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वस्तु की विभिन्न मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने का इच्छुक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एंजिल वक्र क्या संकेत करता है कि वस्तु की विभिन्न मात्राएं, वस्तु की अलग अलग मात्राएं जो कि उपभोक्ता आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को क्या होता है? इच्छुक होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे सर एक्सप्लेनेशन, बहुत बार एक्सप्लेन किया हूं, क्या बताऊं? ठीक है, फिर वही बोलूंगा कि एक व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे वो अपने भोजन पे जो व्यय होता है, जो भोजन पे व्यय होता है और जो मकान होता है और जो कपड़ा होता है, इस पर होने वाला व्यय आय की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है उसमें शिक्षा स्वास्थ्य पे वो व्यय क्या करता है? ज्यादा करता है। लग्जरी वस्तुओं पे सबसे ज्यादा करता है। ये सब याद आने चाहिए, 3 चरण की बात करते हैं। क्या उत्तर होगा? चाय और कॉफी कैसी वस्तु है भाई? चाय और कॉफी कैसी वस्तु है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, चाय कॉफी कैसी वस्तु है? कुछ लोग कहेंगे सर जी पूरक है। नहीं भाई, चाय और कॉफी जो होती है वो वैकल्पिक वस्तु होती है। या तो चाय की जगह पे आप कॉफी का इस्तेमाल कर लेंगे या कॉफी की जगह पे चाय का इस्तेमाल कर लेंगे। कार और पेट्रोल एक दूसरे के बिना अधूरा है, अर्थात पूरक वस्तु है। चाय सॉरी कार और पेट्रोल दोनों मिलकर के ही काम करेंगे, अकेला कोई काम नहीं कर सकता। स्वर्ण एवं हीरे ये क्या है? बेबलन वस्तु है, क्योंकि इसको लोग अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए लोग इसकी मांग करते हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है उसके बावजूद भी। उसके बाद राई और बाजरा ये गिफिन वस्तुएं हैं, ये गिफिन वस्तुएं हैं क्योंकि इनकी कीमतों में कमी के कारण इनकी मांग में भी कमी आ जाती है, अर्थात यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को वहां पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज को बार बार देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए। करंट में कवर करा ही दूंगा यार, कहाँ से प्रश्न पूछेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच चल रहा है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच और एमपी सेट के लिए अलग बैच चल रहा है। ठीक है, और एक बैच है जिसमें पूरी इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट पढ़ाई जा रही है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस जो है वो 2000 रुपए है। इस नंबर पे या तो आप पेमेंट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एमपी सेट की फीस 2500 है और यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी फीस 2000 रुपए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है। अब जो गहराई से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएगा, कोई डाउट नहीं है। अपकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव शून्य होता है। नहीं भैया, शून्य कहाँ होता है? सारी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं हैं, एब्सोल्युटली ठीक है, परंतु सारी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं है।
मैं बहुत ही सविस्तार से एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें पढ़ाया हूँ। निकृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव और ऋणात्मक होता है, देयर इज नो डाउट। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। 1, 3 और 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। चलिए चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या उत्तर होगा? कथन दिया गया है कि गिवन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी, जबकि कीमत में ह्रास के कारण मांग में ह्रास होगा। और देखिए कारण दिया गया है कि प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, है ना? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कुछ लोग, बी भी बोल रहे हैं, और कोई भाई? बी के अलावा कोई और है? देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी सी बात है। ये जो गिफिन वस्तुएं होती हैं इसके संदर्भ में अगर जो कीमतों में वृद्धि आती है तो मांग में वृद्धि होती है। एब्सोल्युटली बात 100% ठीक है। बात को समझिए, कीमतों में वृद्धि हो रही है तो मांग में भी वृद्धि होगी, और कीमतों में कमी आएगी तो मांग में भी कमी आएगी। अमूमन आप क्या पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। अमूमन आप केवल इतना ही पढ़ते हैं कि कीमत में कमी आने के कारण मांग में भी कमी आती है। लेकिन बात ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ बात ये भी सही है कि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है ना? तो जैसे कि हम बाजरे का उदाहरण लेते हैं, ठीक है? तो एक समय ऐसा था कि बाजरे की कीमत में कमी आई तो लोग बाजरा का यूज करना बंद कर दिए। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो बाजरे को हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बना के बेच रही हैं, और ये बहुत महंगा बिक रहा है। इसकी प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बाजरा जो है ये दोनों दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि परफेक्ट है। एक समय ऐसा था आज से 10 या 15 साल पहले, जब बाजरा की कीमत में कमी आ रही थी तो लोग मांग भी कम कर दिए। लेकिन अब वर्तमान समय में बाजरा हेल्थ के लिए बेहतर होता है तो लोग बाजरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बाजरे की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? ये बात ठीक है। ये दोनों बातें सही है। यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है? और प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों देखने को मिलता ही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती है? निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं। यहाँ पे बाजार का नियम नहीं लागू होता है, अर्थात अगर जो किसी वस्तु की कीमतों में कमी आ रही है तो इसका मांग भी कम हो जाता है, और अगर जो किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो इसके मांग में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला चलिए, कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। और देखिए एक दो लोगों को मैं सख्त हिदायत दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा मेरी बात को, कि आप पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई बस करिए, है ना? कल मैं देख रहा था, कल बहुत सारे लोग को मैं देख रहा था, बहुत सारे नहीं, एक ही दो लोग ऐसे थे जो फालतू का कमेंट किए जा रहे हैं। आप इतने स्मार्ट नहीं हो गए हैं कि आप स्मार्ट बन करके निकल जाएंगे, है ना? जिस दौर में आप हैं उस दौर से कहीं पहले मैं गुजर चुका हूं, और उससे कहीं मैं बहुत आगे। तो आप ऐसा कोई कृत्य यहाँ पे ना करिए कि मुझे मजबूरन होकर कोई एक्शन लेना पड़े। और आज के बाद जो मैसेज लिख रहा है वो मैसेज डिलीट नहीं करेगा। अगर जो आप मैसेज डिलीट कर देंगे तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? इसको फॉलो कर लीजिए। मैसेज अगर जो आप लिख रहे हैं तो लिख के डिलीट नहीं करना है,
या तो कुछ ऐसा लिखिए ही नहीं कि डिलीट करने की जरूरत पड़े, और नहीं तो लिख के और जो डिलीट कर देगा, उससे मेरा भी कंसंट्रेशन कोलैप्स होता है ना। मैं भी आप लोगों के मैसेजेस को लगातार देखता रहता हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं कोई हो गई, लिख के डिलीट करना, कोई किसी को कुछ कर दी। ये केवल आपकी बात नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो बार बार मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर इन प्रकार के लोगों से हमको दिक्कत होती है ना। तो इस बात को समझिए, ये लास्ट वार्निंग है उन लोगों के लिए जो मैसेज को लिखते हैं और डिलीट करते हैं। पढ़ना है तो ठीक तरीके से पढ़िए, अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो आप जाइए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक लोग की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, एक लोग की वजह से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे परिणाम है, हम बहुत सारी चीजों को चुन सकते हैं, लेकिन हम अपने विवेक के अनुसार उन चीजों को चुनेंगे जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है ना। हमारे पास अगर जो 10,000 रुपए है, तो हमारे पास वस्तुओं की अपार संख्या है, किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपए में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा हम उसी को चुनेंगे। 10,000 रुपए अगर जो आपके हाथ में आया, तो आप ये नहीं गए कि 10,000 रुपए जा करके किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर लिए, या गए तो 10,000 रुपए का कपड़ा खरीद लिए। आप पहले क्या करेंगे कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को देखेंगे कि आपकी आवश्यकता किन वस्तुओं की है, और उस वस्तु की उन वस्तुओं पे आप पैसा खर्च करेंगे। पहले देखेंगे कि किताब है कि नहीं है, अगर जो नहीं है तो किताब लेंगे, ठीक है। कुछ खाने को है कि नहीं है तो खाने को लेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्टेल के लिए सही है? कार्टेल के लिए सही कौन सा होगा भैया, बता दीजिए मुझे। कार्टेल के लिए सही क्या है ना? निम्नलिखित में से कौन कार्टेल के लिए सही है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? एक ही उद्योग के स्वतंत्र फर्मों के संगठन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार में मिलता है। कार्टेल का आप उदाहरण मुझे बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कार्टेल का उदाहरण क्या होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो कार्टेल क्या होता है दोस्तों कि एक फर्म का अल्पाधिकार में बेसिकली देखा जाता है, इसमें कुछ फर्में होते हैं, वो आपस में मिल करके क्या करते हैं दोस्तों, समूह बना करके कार्टेल का निर्माण करते हैं। और कार्टेल क्या करता है कि वो क्या करता है, उसका ये उद्देश्य होता है कि यह फर्म के अपने लाभ को अधिकतमीकरण करने का लक्ष्य रखता है कि जो हमारे फर्म है, एब्सोल्युटली ठीक है, जो लोग ओपेक की बात कर रहे हैं, ओपेक जो है वो कार्टेल का महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो तेल निर्यातक देश हैं, ये आपस में मिल करके क्या किए हैं कि बहुत सारे नियम एग्रीमेंट किए हैं कि भैया हमको पूरे विश्व को तेल देना है, तो भाई जो हम मतलब कार्टेल जो कहेगा, जो समूह कहेगा, उसी के अनुसार निर्णय लेना है, कोई भी निरंकुशता पूर्वक कार्य नहीं करेगा। तो क्या उत्तर होगा कि यह फर्म के अपने अपने लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य प्राप्त करता है। एब्सोल्युटली ठीक है। यह उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व कार्टेल करता है में कुल उत्पादन के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। एब्सोल्युटली 100% सही है। और यह कीमत निर्धारित नहीं करता है जिस पर सदस्य अपना उत्पादन बेचते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। ये कैसे होगा? ये तो निर्धारित करता है, यहाँ पे नहीं दे दिया। यह कीमत निर्धारित करता है, तो ये तो नहीं दिया, तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। जितने लोग भी 1 और 2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्पादक संघ अर्थात कार्टेल का उद्देश्य किसे अधिकतम अधिकतम करना होता है? चलिए भैया, क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, इसमें गलती हो गई क्या? एक सेकेंड रुक जाइए, इस प्रश्न में गलती हुई है, एक सेकेंड रुक जाइए।
निम्नलिखित में से कौन कार्टेल के लिए सही है? एक सेकंड। यह फर्म के अपने लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य करता है। यह फर्म के अपने लाभ को अधिकतम नहीं भैया, ये जो अपने शब्द है ना, इसको ये क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है, ये फर्म में जितने भी फर्म होते हैं, जब उद्योग में जितने भी फर्म होते हैं, सभी फर्मों के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। केवल अपने की बात नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अपने लाभ को अधिकतम नहीं करता है, ये फर्म में उद्योग में जितने भी फर्म होते हैं, सबके लाभ को अधिकतम करता है। ये तो गलत हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई थी हमसे, है ना? ये बात ठीक है। यह कीमत निर्धारित नहीं करता है, नहीं भैया करता है, तो ये भी तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फिर? उत्तर केवल सी हो जाएगा। तो जितने लोग भी केवल 2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली आपकी बात सही है। चले अगला प्रश्न। उत्पादक संघ अर्थात कार्टेल का उद्देश्य किसे अधिकतम करना होता है? ये बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो कार्टेल किससे संबंधित है? अल्पाधिकार से संबंधित है। और अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, यही तो अल्पाधिकार की प्रॉपर्टीज है। अल्पाधिकार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है कि नहीं? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, यस या नो में कमेंट करेंगे कि अल्पाधिकार के अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? तो कार्टेल बेसिकली कार्टेल क्या होता है सर? तो ये अल्पाधिकार में जो सभी फर्में होती हैं, कुछ फर्में होती हैं, वो मिलके आपस में एक समूह का निर्धारण करती हैं। ठीक है, और जो कार्टेल होता है वो क्या करता है कि जो उद्योग में जितने भी फर्म हैं, उनके लाभ को अधिकतम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली आपकी बात सही है कि ये उद्योग के लाभ को अधिकतम करते हैं। अगला प्रश्न। कोई फर्म इष्टतम आकार की होती है? कितना महत्वपूर्ण सा प्रश्न आ गया। इष्टतम आकार की होती है, बिल्कुल ठीक है। ये अल्पाधिकार के संदर्भ में भी याद रखिएगा कि अल्पाधिकार जो होता है वो समरूप वस्तु का उत्पादन करता है, अल्पाधिकार। और साथ ही साथ ये निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकता है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो देखिए भैया, छोटी सी बात है कि कोई फर्म इष्टतम आकार की कब होगी? इष्टतम आकार की फर्म कब हो सकती है? जब उसका लाभ, उसको लाभ क्या हो? अधिकतम। लाभ उसे क्या मिले? अधिकतम मिले। लाभ अधिकतम हो और साथ ही साथ में उसकी लागत जो हो, लागत जो हो वो कैसी हो? न्यूनतम हो। लागत अगर जो कम है, उत्पादन अधिक और लाभ अधिक है, तभी ये फर्म जाकर के इष्टतम फर्म कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि कोई फर्म इष्टतम तब कहलाएगी जब उसकी लागत कम हो, औसत लागत कम हो। ध्यान दीजिएगा, औसत लागत की बात होती है। औसत लागत कम हो और लाभ अधिकतम अर्थात उत्पादन भी अधिकतम होता हो। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्थिक रूप से कुशल उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक बाध्यता का सृजन करने वाली किसी फर्म पर लगाए जाने वाले उत्पाद कर का आकार होना चाहिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। नई कॉन्सेप्ट आएगा भैया, नहीं हो पाएगा, रट्टा मार के ये प्रश्न नहीं हो पाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि सेशन में 60 से 70% प्रश्न ऐसे हैं जो रट्टा मार के आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 40% ऐसे होंगे जो बिना कॉन्सेप्ट के आपसे नहीं हो पाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे। और यही जो 40% होते हैं, ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। आसान प्रश्न तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कठिन प्रश्नों को अगर जो आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे, है ना? और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा। क्या उत्तर होगा भाई? सी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी सी के तरफ जा रहे हैं कि आर्थिक रूप से कुशल उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए ऋणात्मक बाध्यता का सृजन करने वाली किसी फर्म पर लगाए जाने वाले उत्पाद कर का आकार जो होना चाहिए
वो सामाजिक सीमांत लागत तथा फर्म की सामाजिक सीमांत लागत तथा फर्म की सीमांत लागत के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए। अब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, ये 2-4 लाइन का प्रश्न नहीं है। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी दोस्तों अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास एडमिशन नहीं ली है, मैं इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है उसमें अगर जो आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। वहां पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को ईमानदारी से पढ़ते रहिए। वहां पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं और करंट भी आपके कवर करा दिए जा रहे हैं। सब कुछ आपका कवर हो रहा है दोस्तों, तो ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको परचेज कर कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या जो आपकी फीस है यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 और एमपी सेट के लिए 3000 2500, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति या स्वरूप में फर्म अपने लाभ को अधिकतम कर पाएगा। तो एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा में क्यों कर पाएगा भैया? क्योंकि ये कीमत निर्धारक होता है, न कि कीमत। ठीक है, ये कीमत को क्या करता है? निर्धारित करता है कि हम किस मूल्य पे वस्तुओं को बेचेंगे। कीमत को स्वीकार करने वाला नहीं होता है, कीमत को स्वीकार करता है कहाँ पे? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि हम स्वतंत्र हैं, अपनी वस्तुओं को जितने चाहे कीमतों पर बेच सकते हैं। अगला प्रश्न सर, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ अभी संभव है नहीं, तो मैं क्यों आपसे कहूं कि लिख दिया जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत काउंट किया करिए, है ना। चलिए, कि परिसीमन कीमत का तात्पर्य क्या होता है? और सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि वह कीमत जो नई फर्मों का प्रवेश रोकती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बी ही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो परिसीमन कीमत का तात्पर्य होता है कि ऐसी कीमत जो ऐसी कीमत निर्धारित कर दी जाए कि अगर जो कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री करे तो उसको क्या हो? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की? चलिए आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्तों, लड़ते रहिए, गिरते रहिए, लेकिन रुकिएगा नहीं, है ना। जिंदगी में जिन लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है ना, सबने क्या हुआ है कि बहुत सारी जिंदगी में असफलताएं भी हासिल की है। ठीक है, कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ठीक है, कभी थोड़े परेशान होंगे, कुछ भी होता रहे, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अपने आप को रखिए कि यार चलो, आज ये कुछ दिनों की बात है, सब कुछ निकल जाएगा, एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, है ना। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनको पढ़ने को मन ही नहीं करता है। उनको पढ़ने को इसीलिए मन नहीं करता है ना कि उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है कि जिंदगी में कुछ करना है ना। तो सबसे पहले तो आपके अंदर से वो इच्छा पैदा होनी चाहिए कि यार जिंदगी में कुछ करना है। अगर जो आपके अंदर ये इच्छा एक बार क्रिएट हो गई ना, तो आप 14 घंटे भी काम कर सकते हैं, आप 16 घंटे भी काम कर सकते हैं। जो लोग भी 14 घंटे कार्य करते हैं 24 घंटे में, उनकी इच्छाएं बहुत है ना, उनके गोल बहुत बड़े हैं, तो वो काम करते हैं। आपके गोल छोटे हैं, इस वजह से आपको हर 5 मिनट पे मोबाइल की याद आने लगती है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि मोटिवेटेड रहा करिए। बिना मोटिवेटेड रहे यार कुछ नहीं होगा। पढ़ लेंगे तो भाई पढ़ तो लेंगे ही। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस
अर्थशास्त्री ने फर्मों में प्रवेश में बाधाएं अवधारणा विकसित की। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल है। जे.एस. बिन जो है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने फर्मों के प्रवेश में बाधाएं की उदाहरण, मतलब अगर जो फर्म उद्योग में प्रवेश कर रही है तो उस फर्म को किस किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ये बात जो कही थी वो जे.एस. बिन ने कही थी। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि टीचर दो प्रकार के होते हैं। मैंने भी लाइफ में, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो कुछ टीचर आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे ना कि जो ज्ञानी तो बहुत होंगे, पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे होंगे, ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने और कोई बातें आपको नहीं बताई। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ा भी अच्छा रहे और फिर वो आपको गाइड भी करते हैं कि यार कैसे करना है जिंदगी में, कैसे सक्सेस होना है। तो उस प्रकार के जरूर जब भी आप बैठते होंगे ना तो उनकी याद जरूर आपको आती होगी, यार वो मेरे सर थे। और उस प्रकार के जो टीचर होते हैं ना वो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं। ऐसा लगता है यार कि उन्होंने मुझे जिंदगी का क्या दिया है, एक कुंजी दिया है। उन्होंने उनसे मतलब ऐसे टीचरों से आपको इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कहीं भी ऐसा ना करिए कि किसी भी जगहों पे जा करके अपना मास्टर कर लीजिए या ग्रेजुएशन कर लीजिए। अच्छी जगह से करिए जहाँ पे अच्छे लोग हों, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगला प्रश्न कि जिस उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वो क्या कहलाता है? अच्छा सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ह्रासमान लागत स्थिर लागत उद्योग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, स्थिर लागत उद्योग होता है। चलिए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वो स्थिर लागत उद्योग कहलाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइस निर्धारित हो जाता है और एक जो उद्योग कीमत को निर्धारित करता है उसी पे क्या करता है कि फर्मों को अपने प्रोडक्ट को बेचने पड़ते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति किस लिए बनाई जाती है? ये भी अच्छा सा प्रश्न है। कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति जो होती है वो किस लिए बनाई जाती है? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति किस लिए बनाई जाती है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है। तो कीमत निर्धारण की जो स्वचालित नीति बनाई जाती है इसमें क्या होता है कि एक जो उद्योग होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक उद्योग है, उद्योग का मतलब क्या हो गया कि जहां पे लाइफ बॉय साबुन है, एक फर्म है, ठीक है, जहां पे एक लाइफ बॉय हो गया, एक लक्स हो गया, जहां पे ये क्या हो गया पतंजलि बाबा रामदेव का हो गया। यहाँ पे मतलब बहुत सारी साबुनों की कंपनी है, ये सब मिल करके क्या करती हैं, एक फर्म, एक उद्योग का निर्माण करती हैं। बहुत सारी फर्में मिलकर के एक उद्योग का निर्माण करती हैं और अब इस उद्योग में आपको एंट्री करनी है, ठीक है, आपको आपको एक साबुन बनाना है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां जो हैं, ये सारी जो फर्म है वो साबुन की न्यूनतम कीमत कितने रुपए रखी है, 10 रुपए रखी है। और साबुन में आपको पता ही है इतने इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो अगर जो आपको भी साबुन बनाना है तो आपको भी साबुन की कीमत कम रुपए रखनी पड़ेगी। इनसे लड़ने के लिए आपको 10 रुपया रखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग दौर में आप क्या होंगे कि प्रबंध कुशल नहीं होंगे, आप बेहतर तरीके से श्रमिकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो क्या होगी, सर्व दीक्षा ब्रांड की जो साबुन होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसे प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए, आप साबुन की कोई फर्म स्थापित करेंगे तो क्या नाम रखेंगे? हम्म? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा?
बिल्कुल ठीक है कि बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए निम्नांकित का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सा प्रश्न, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सी सभी लोग बोल रहे हैं, सी सभी लोग बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सी, सी सभी लोग बोलेंगे क्या? हम्म, अच्छा ठीक है। और कोई सी के अलावा कोई ए बोलेगा क्या? कोई ए बोलेगा क्या? तो जितने लोग भी ए और ए ए और बी बोलेंगे उनका उत्तर सही होगा, और जितने लोग भी सी बोलेंगे, मुझे पता नहीं क्यों आप लोग सी बोल रहे हैं, एकाधिकारी का शोषण करके। अरे भाई ध्यान से देखिए कि बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए। अरे भैया, आंतरिक प्रभाव और बाह्य प्रभाव की बात यहाँ पे होती है ना। देखिए, एक फर्म जो होती है वो क्या करती है, दो प्रकार की बचते, दो तरीके से लाभ कमाती है। कोई एक फर्म क्या है, कोई एक फर्म ए है। इस फर्म को दो तरीके से लाभ मिल सकता है। एक तो होता है सर, एक तो होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, जिसे आप लोग कभी कभी देखते हैं आंतरिक मितव्ययता और बाह्य मितव्ययता। तो आंतरिक मितव्ययता से आशय क्या है सर, कि जब इस उद्योग के सॉरी इस फर्म के अंदर अगर जो आप श्रम का विस्तार करेंगे, श्रम में विशिष्टीकरण लाएंगे, टेक्नोलॉजी परिवर्तन करेंगे, तो इससे जो लाभ मिलेगा उसे आप आंतरिक प्रभाव बोलेंगे। और अगर जो उद्योग में नए फर्मों की एंट्री होती है और इन नए फर्मों के द्वारा अगर जो आपको लाभ मिलता है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, बाह्य प्रभाव बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, और जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी एमपी से जुड़े हुए हैं, एमपी सेट का जो बैच चल रहा है, कल लाइव स्टूडियो इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे 1 बजे जरूर लाइव ज्वाइन करिएगा मुझे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग किया जाता है। और झारखंड वाले जितने लोग भी हैं, 1 या 2 दिन में अब आपकी करंट की लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और यूपी वाले जो लोग भी हैं, आप रिवीजन करते रहिए, है ना। चलिए, क्या उत्तर है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है कि आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कार्य संचालन में अधिक लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके, है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है भाई। बहुत इजी सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं कि अब जो श्रमिकों को है वो हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि कार्य संचालन में क्या हो रहा है, लचीलापन आ रहा है। ठीक है, विशिष्टीकरण देखने को मिल रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन विक्रय लागत का भाग नहीं है? विक्रय लागत का भाग कौन सा नहीं है? इजी सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। विक्रय लागत का भाग कौन सा नहीं होता है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है कि नहीं है? कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा क्या? गलत करेगा क्या? कोई भी गलत नहीं करना चाहिए। विक्रय लागत का भाग इसमें से कौन सा नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा विक्रय लागत का भाग? वो होता है, वो होगा यातायात लागत। क्यों यातायात विक्रय लागत का भाग नहीं होगा? क्योंकि हमारे शहर प्रयागराज में भी लाइफ बॉय की जो साबुन है वो 10 रुपए की मिलती है, लक्स की साबुन 10 रुपए की मिलती है। आपके शहर लखनऊ में, आपके शहर कन्नौज में, आपके शहर मेरठ में, आपके शहर बुलंदशहर में, हर जगह पे भी हर जगह पे साबुन 10 ही रुपए की मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इन साबुनों का उत्पादन जहां से होता है वहां से आपके शहर तक पहुंचाने में किराया नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विक्रय लागत जो है उसमें यातायात लागत को शामिल
नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, एकाधिकृत, ठीक है, चलिए, कि एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है सर, बता दीजिए मुझे। और जितने लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं ना, निवेदन है सभी लोगों से कि लाइक शेयर किया करिए, है ना। क्लास यार आपकी है, तो आप लाइक शेयर क्यों नहीं करेंगे? लाइक शेयर जरूर करिए। 2 घंटे की लगातार क्लास में ले रहा हूँ, एक लाइक करने में क्या जा रहा है? देखिए इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, है ना। कम से कम जितने लोग हैं उतने लाइक तो हो जाए, फिर मैं कहूँ कि ठीक है हमारे स्टूडेंट जो है वो ईमानदार है। इतना कम लाइक है, आप खुद देख लीजिए। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं लेकिन बहुत कम लाइक की संख्या है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, कि एकाधिकृत प्रतियोगिता, अब इस प्रश्न में भी आप गलत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रश्न में भी अगर जो आप गलत कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं सर जी सी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं सर जी सी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं सर डी होगा। एकाधिकृत प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में क्या अंतर होता है या क्या सुनिश्चित करता है? भैया जो एकाधिकारी होता है ना, जितनी वस्तु की मांग होती है अर्थव्यवस्था में उससे कम पूर्ति करता है। अर्थात मांग ज्यादा है और पूर्ति कम करेगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं मार्केट में कम रहेंगी, तो इसकी ऊंची कीमत होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे वर्तमान समय में, ठीक है, एक फल आ रहा है, कौन सा? कीवी, ठीक है, वो प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कीवी जो फल है वो देखिए, उसका एकाधिकार है किस देश का? किस देश से कीवी आता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसलिए उसकी कीमत क्या है, ऊंची है। 100 रुपए में 2 मिल रहा है, 120 रुपए में 2 मिल रहा है, और ये कम उत्पादन होगा, ठीक है। तो जितने लोग भी, ये उत्पादन कम नहीं, उत्पादन ये जानबूझ के कम किया जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का संबंध किससे है? अरे भैया, न्यूजीलैंड से आता है, एब्सोल्युटली सही है, न्यूजीलैंड से आता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। काली जी बोल रहे हैं 100 रुपए में 4 मिलती है सर कीवी, मुझे तो 100 रुपए में 4 नहीं मिली। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का संबंध किससे है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, सच्ची सच्ची बताइएगा, किसको किसको ये याद आया? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, किसको किसको याद आया? सच्ची सच्ची बता दीजिएगा, ठीक है। ये बात याद आई, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का संबंध किससे है? केंस साहब से है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति की जब आय में वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि होती है, तो आय में वृद्धि होने से जो उपभोग व्यय होता है उतना नहीं बढ़ता है जितना आय बढ़ता है। तो आय जो है, एक व्यक्ति की आय जैसे 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 बढ़ती चली जाती है, उस पर उस आय का उपभोग पर व्यय बहुत ही कम हो जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि। डेल्टा सी क्या है? उपभोग में वृद्धि। डेल्टा एस क्या है? बचत में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है? चलिए भाई फ्रीडमैन साहब आ गए, फ्रीडमैन साहब आ गए। चलिए
बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं, अस्थाई आय की बात बोल रहे हैं। भैया छोटी सी बात है, अगर जो मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो फ्रीडमैन साहब ये कहते हैं कि एक परिवार के का जो उपभोग व्यय होता है ना, वो उसके वर्तमान आय से निर्धारित नहीं होता है। वर्तमान में वो कितना आय प्राप्त कर रहा है, इससे उसका उपभोग व्यय निश्चित नहीं होता है। वो लॉन्ग टर्म में जितना आय प्राप्त करता है, जीवन के अन्य समयों में जितना आय प्राप्त करता है, उन आयों के कारण उसका उपभोग व्यय निश्चित होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली सही होगा। जैसे आपके आपके बाबा या उनसे भी मतलब एक पीढ़ी पहले अगर जो जमींदार होंगे तो आपके पास 20, 25, 30, 40 बीघे खेती होगी, है ना। और अगर जो इतनी है तो फिर क्या करने। चलिए, अगर जो इतने हैं तो फिर बहुत ज्यादा, फिर जिंदगी को आराम से जिया जा सकता है। वो बात अलग है कि केवल उस पे खेती करके आसानी से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता पाई जाती है हमारे यहाँ। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है। तो किन्स साहब क्या बोलते हैं, किन्स साहब ये कहते हैं कि आय में जब वृद्धि होती है तो देखिए, उपभोग में जो वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य बातें क्या है, तो उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। मतलब आय में वृद्धि बहुत तेजी से होता है, लेकिन उतना हम उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ड्यूजेनबरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में कैसा होगा। एक दिन ऐसे ही मैं क्लास, कोई पुरानी क्लास हम लोगों की देख रहे थे, तो कोई एक लड़की थी तो वो बोल रही थी कि हमारे बचपन में हमारे घर पे सबसे पहले टीवी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट। और इस प्रकार की जब भी बातें उठती है तो जितने लोग मिलते हैं सभी लोग यही बोलते हैं कि हमारे गांव में पहली टीवी हमारे घर पे आई थी ब्लैक एंड व्हाइट। ये बहुत ये बहुत कॉमन सी बात होती है ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जिससे भी बात करो वो यही कहता है मेरे गांव में सबसे पहले मेरे घर पे आया तो लोग संतोषी माता, जय माँ दुर्गे टाइप की जो सीरियल आती थी मेरे घर पे आके बैठ के देख। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ब्रिटानिया की एक प्रस्तुति आती थी जय बजरंगबली, है ना, बहुत सारे लोग को याद होगा, बहुत मजा आता था। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ड्यूजेनबरी, ठीक है, ड्यूजेनबरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में क्या होता है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं इजी सी बात है सर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ड्यूजेनबरी साहब को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ड्यूजेनबरी साहब कहते हैं कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना तो उसी तरीके से आप अपने व्यय को भी बढ़ाते हैं। जब आय बढ़ेगी तो उसी अनुपात में आप व्यय भी बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आपकी आय में कमी आएगी तो आप अपने व्यय को
उस अनुपात में कम नहीं कर पाएंगे। क्यों कम नहीं कर पाएंगे? अभी आपको क्या हो गया, अभी आपको नौकरी मिल गई, आपके हाथ में 70,000 रुपए पर महीने आने लगे, तो आप एक 4 व्हीलर खरीद लेंगे, एक 2 व्हीलर खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, कूलर खरीद लेंगे, एसी खरीद लेंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे ना। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीद ही लेंगे। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि सैलरी आनी आपकी कुछ महीनों तक, 2 4 10 महीनों तक सैलरी आनी बंद हो गई। तो भैया आपको कार यूज करना ही है, पेट्रोल डलवाना ही है, बाइक यूज करना ही है, फ्रिज, कूलर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मतलब सब कुछ यूज करना है। तो आप जिस तरीके से आय में वृद्धि है तो व्यय को बढ़ाए हैं, वैसे आय में अगर जो कमी आ जाएगी तो आप व्यय को कम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्या हो चुके होते हैं, आदती बन चुके होते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा? चलिए बस हो गया, मैंने बोल दिया, और बस क्लास पे कंसंट्रेट करिए, है ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन क्या इंडिकेट करता है सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सभी लोग ये बोल रहे हैं। कौन बात करता है इसकी? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये जो थियरी है ये किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन जो होता है वो आय और उपभोग के अनुपात को, आय और उपभोग के अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सभी लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना? सभी लोग यही बोल रहे हैं ना? ये बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा सर। और ध्यान रखिएगा कि ये दीर्घकाल में बोल रहा है ना, ये दीर्घकाल में, ये दीर्घकाल में आय और उपभोग में अनुपात की बात बोलते हैं, अल्पकाल में आय और उपभोग के अनुपात की ये बात नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जेम्स टोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जेम्स टोबिन इसकी बात करते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन आय और उपभोग के अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। दीर्घकाल की बात होती है, अल्पकाल में नहीं करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कि अर्थशास्त्र का वह नियम जो से के बाजार नियम को गलत मानता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी भैया डी बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। डी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर वही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसने दिया था उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम? क्या कहा गया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आप जितना आय बढ़ता है उस अनुपात में आपका व्यय नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था कमेंट करके बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि प्रेरित विनियोग बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है भाई? प्रेरित विनियोग बढ़ाता है क्या? क्या उत्तर होगा बताइए? प्रेरित विनियोग बढ़ाता है,
क्या बढ़ाता है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर एक तो होता है दोस्तों मौद्रिक विनियोग और दूसरा होता है प्रेरित विनियोग। क्या अंतर होता है सर? कोई बताएगा मुझे कि प्रेरित विनियोग और वास्तविक विनियोग, सॉरी, प्रेरित विनियोग और वास्तविक विनियोग में क्या अंतर होता है? प्रेरित विनियोग और वास्तविक विनियोग में क्या अंतर होता है? क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे? क्या बता दीजिए, अच्छा होगा, है ना। आय में वृद्धि होती है। प्रेरित विनियोग में क्या होता है कि अगर भैया आपने कहीं पे 10 रुपए इन्वेस्ट किया है और इससे लाभ आपको कै रुपए का मिल गया? 2 रुपए का लाभ, अर्थात 12 रुपए आपको मिल गया। तो अगर जो ये काम आपने 2021 में किया है, तो जब 2022 आएगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस 12 रुपए को बढ़ा के आप 15 रुपया कर देंगे, 15 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। आपको क्या होगा? अब मतलब आपको ये लग रहा है कि हमको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो लाभ मिलने के कारण जो विनियोग करने की क्षमता विकसित होती है, अप्रत्याशित लाभ मिलने के कारण जो विनियोग करने की क्षमता विकसित होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रेरित विनियोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? आय में वृद्धि होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वास्तविक विनियोग मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आप केवल क्या करते हैं? विनियोग करते चले जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। एब्सोल्युटली ठीक है राजन सिंह जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। स्वायत्त निवेश होता है, बिल्कुल ठीक है, मैं मिस कर दिया था। स्वायत्त निवेश होता है वो, है ना, स्वायत्त निवेश होता है। और दूसरा प्रेरित विनिवेश होता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, होता, ठीक है। हाँ चले, कि अस्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का अस्थायी उपभोग उसकी संपदा को रखेगा। क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्वायत्त में क्या होता है कि आप प्रेरित नहीं होते हैं, बस आप विनियोग करते चले जाते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, किसने किया था? याद आई? किसकी? फ्रीडमैन साहब की। याद आई कि नहीं आई? याद आई, आना चाहिए, है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि अस्थायी आय परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति का अस्थायी उपभोग उसकी संपदा को क्या करता है? स्थिर स्तर पर रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सभी लोग क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जो एक उपभोक्ता होता है, उसका जो उपभोग होता है वो केवल उसके वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य के आय पे भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए मुकेश दीक्षित जी, स्वागत है आपका हम लोगों के बीच में। चलिए, उम्मीद है मेहनत करेंगे। ये एक ऐसी भट्टी है जहाँ पे अपने आप को रोज लोग पकाते हैं, इसलिए कि एक दिन हीरा बन के निकलेंगे, है ना। 7 बजे से 9 बजे तक रोज क्लासेस होती है ना। तो हीरा बनने की चाह में जल रहे हैं लोग, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि क्या उत्तर होगा कि किन्स के अनुसार निजी निवेश निर्णय आधारित होता है? किस पे होता है भैया? क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है सर, कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे। एब्सोल्युटली ठीक है कि किन्स के अनुसार निजी निवेश निर्णय किस पे आधारित होते हैं? पूंजी की सीमांत उत्पादकता के आधार पे। अगर जो उत्पादकता बढ़ती चली जाती है, प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है, तो आपकी निवेश की क्षमता और बढ़ती चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन्स के अनुसार निजी निवेश, ये तो देख लिया। अगला, केन्जियन अर्थशास्त्र में कुल विनियोग व्यय दिया होने पर बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होगा तो क्या असर पड़ेगा?
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? पता है दोस्तों, मैं केवल आप लोगों को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, और भी बहुत सारा काम होता है ना जो आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपके अंदर वो चीजें डेवलप हो रही हैं। वो डेवलप ये हो रही है ना कि आप लगातार 1 घंटे 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने बैठ पा रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लास के चलते 2 घंटे अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और बैठ के आराम से क्लास को देख पा रहे हैं। अमूमन अगर जो ये क्लास नहीं होती तो अमूमन क्या होता है कि थोड़ा पढ़े, थोड़ा घूमे, थोड़ा मोबाइल देखे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। लेकिन ये क्षमता ये भी ये लाइव स्टडी इलाहाबाद आपके अंदर डेवलप कर रहा है कि आप कंसंट्रेट होके लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? चलिए, तो ये केवल उतना ही नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, उससे कहीं बहुत ज्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि केन्जियन अर्थशास्त्र में कुल विनियोग व्यय दिया होने पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि क्या करेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है सर, कि आय में कमी आएगी। देखिए छोटी सी बात है कि केंद्रीय अर्थशास्त्र में अगर जो कुल विनियोग व्यय दिया है, अगर जो बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, जब आप बचत कम करेंगे तो आप निवेश कम करेंगे, जब निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आय कम होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कि उपभोग पर रैटचेट प्रभाव के प्रेक्षक कौन है? चलिए भैया, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? ये बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक बोल रहे हैं सर, कि उपभोग पर रैटचेट प्रभाव जो है वो किसने दिया था? वो दिया था हमारे ड्यूजनबरी साहब ने। क्या कहा था? कहा था कि एक जो व्यक्ति होता है उसका उपभोग जो होता है ना, वो उसके आय के आधार पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि वो समाज में लोगों को देखता है और अपने से उच्च आय वाले लोगों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करता है, और इस वजह से वो अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग पर व्यय कर देता है, जिससे उसकी बचत बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका पड़ोसी फॉर्चूनर खरीद के लाया, ठीक है, तो आप भी कहे कि यार जिंदगी में अब कुछ भी हो जाए फॉर्चूनर खरीदना है ना? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फॉर्चूनर खरीदने के पहले एक बात और जान लीजिएगा, 1 लाख के आसपास क्या होता है, हर मंथली उसमें आपको वो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, सॉरी हर साल। ठीक है, तो जो 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 गाड़ियां जितनी महंगी हैं उसका इंश्योरेंस सर्विस भी उतना महंगा है ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है वह कौन सा होता है? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही है सर, कि क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय को उपभोग और बचत में विभाजित करते हैं वो क्या होता है? ब्याज की दर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सभी लोग? क्या बोल रहे हैं? डी ही सभी लोग बोलेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सबका उत्तर सही होगा सर, कि क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में आय आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है कौन? ब्याज की दर। ठीक है, अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी तो आपके उपभोग कम होंगे, ब्याज की दर अगर जो कम होगी तो उपभोग आपके ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्याज की दर अगर जो ज्यादा होगी तो बचत कम होंगे,
अगर जो ब्याज की दर कम होगी तो बचत ज्यादा होंगे। छोटी सी बात है। अगला प्रश्न, आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती जाती है। यह संबंध केन्स के सिद्धांत में महत्वपूर्ण होते हुए भी निम्नलिखित से संशोधित हो जा रहा है। किससे? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, मैं अर्थशास्त्र पढ़ता हूं, ठीक है, तो मैं वो कोई काम नहीं करूंगा जो क्या होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। अगर जो अर्थशास्त्र पढ़ने पढ़ाने के बावजूद भी मैं कोई ऐसे निर्णय लेता हूं, तो अर्थशास्त्र पढ़ने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती है। किसने कहा था? आपको पता होगा। अच्छा, केन्स को तो मेंशन कर ही दिया है। यह संबंध केन्स के सिद्धांत में महत्वपूर्ण होते हुए भी निम्नलिखित में से संशोधित हो जाता है। किससे हो जाता है? सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी साहब का, अस्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना मोडिग्लियानी साहब का। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं, उपरोक्त तीनों सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि केन्स की पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरे नहीं भाई, कोई ब्लॉक नहीं है। मीनू यादव जी का आ रहा है, ब्लॉक नहीं है अभी। ठीक है अभी ब्लॉक नहीं है आप। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि केन्स की पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए भाई, गलत कथन बताइए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि केन्स की पूंजी की सीमांत क्षमता की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत यह है कि यह वर्तमान ब्याज दर के बराबर होती है। नहीं भैया, वर्तमान नहीं है, भविष्य की बात बोलते हैं, या कहते हैं कि ब्याज दर प्रभावित ही नहीं करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा कथन केन्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? निम्न में से कौन सा कथन केन्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल इजी सी बात है, गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जानते होंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इन्होंने स्थिर माना है, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, क्या ये बात सही है? ये भी सही है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों को इन्होंने स्थिर माना है, ये बात सही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं होता है सर, कम होता है ना? तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अधिक दिया गया है, ये कम होगा। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति से कम होता है, तो बिल्कुल ठीक है, वही बात तो दे दिया। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही होगी और बेहतर होगी। जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्विज कराए जाते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध विनियोग से आशय क्या है भाई? शुद्ध विनियोग से आशय क्या है? इजी सी बात है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल सी बोल रहे हैं। शुद्ध विनियोग से क्या होता है? समग्र मांग में तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। मांग भी बढ़ता है और उत्पादन भी बढ़ता है, अर्थात मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष
दोनों में वृद्धि देखने को मिलता है, भी बढ़ेगा। अच्छा, प्रभावी मांग दिया है तो ठीक है, तब तो मांग वो दोनों पक्ष की बात हो ही रही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में निवेश की मात्रा निर्भर करती है। अर्थशास्त्र में निवेश की मात्रा किस पर निर्भर करती है, बताइए। इजी सी बात है, अर्थशास्त्र में निवेश की मात्रा निर्भर करेगी। सर जी किसके ऊपर, बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, लड़कियां कहती होंगी कि सर आप बार बार बोलते हैं, सर बता दीजिए उत्तर क्या होगा, लड़कियों को नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि अर्थशास्त्र में निवेश की मात्रा निर्भर करती है। किस पे निर्भर करता है भाई? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोलेंगे। एब्सोल्युटली आपकी बात 100% ठीक है कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है इसकी मात्रा पूंजी की अच्छा सॉरी निर्भर करता है। हाँ ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में निवेश की जो मात्रा है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पे निर्भर करती है। आप उत्पादन करते चले जाइए, अगर जो आपको उससे आय ज्यादा मिलता है तो आप फिर क्या करेंगे, अगले टर्म में और निवेश करेंगे, अगले टर्म में और निवेश करेंगे, आपकी उत्पादकता बढ़ती चली जाएगी। अगर जो ज्यादा आपको आय नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या होने लगेगा, आपकी निवेश क्षमता कम होने लगेगी। जी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उपकर क्या होता है? बहुत इजी सा प्रश्न है। उपकर क्या होता है? कोई गलत करेगा क्या उपकर को? कोई गलत करेगा क्या? सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है ना? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो उपकर क्या होता है सर बताइए। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि उपकर क्या होता है कि एक कर जिससे प्राप्त आगम अर्थात आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है सर कि उपकर क्या बोलते हैं, एक ये टैक्स होता है जिससे प्राप्त आगम अर्थात जिससे प्राप्त जो आय होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च किया जाता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके गांव से अगर जो दो गांवों के बीच में अगर जो नदियां होंगी तो उस नदियों पे पुल का निर्माण किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोकल अथॉरिटी होती है वो थोड़ा-सा वहाँ पे टैक्स को इंक्रीज कर देती है, उस पुल के निर्माण करने के लिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हालाँकि अब ये चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं, पहले बहुत देखी जाती थी। अगला प्रश्न, विशिष्ट कर से अभिप्राय क्या होता है? विशिष्ट कर से अभिप्राय क्या होता है भैया, बता देंगे क्या आप मुझे? इजी सी बात होगी, सभी लोग बताएंगे। विशिष्ट कर कैसे लगाया जाता है? किसी वस्तु की मात्रा देखा जाता है, उसको वजन किया जाता है भैया, कै किलो का है, कै ग्राम का है ना? जैसे पूछा गया था पनीर एग्जाम्पल में कि पनीर जो है पनीर पर किस प्रकार का टैक्स लगता है, तो सर जी इस पे विशिष्ट टैक्स लगता है, विशिष्ट कर लगता है। क्यों? क्योंकि ये पनीर जो है वो केजी में बिकता है। कितना? आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी। ठीक है, मतलब 1/2 केजी हो गया, 1 केजी हो गया। तो ये वस्तु की मात्रा, वजन और माप के आधार पे लगाया जाने वाला जो कर होता है उसे हम विशिष्ट कर बोलते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्रति इकाई वस्तु पर एक प्रकार का लगाया गया कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशिष्ट कर जो होता है ना उसका कर का भार सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा? दिमाग के अंदर सोच के बताइए कि विशिष्ट कर जो होगा वो अमीरों पे ज्यादा पड़ेगा
या गरीबों पे ज्यादा पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट कर किसको ज्यादा प्रभावित करेगा? अमीर को प्रभावित ज्यादा करेगा या गरीब को प्रभावित ज्यादा करेगा? आपको कमेंट करके बताना है ना? जरूर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न ये रहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, इस बार क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोलेंगे भाई आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि कर का अपवंचन क्या मतलब ये होता है कि आप क्या करें, गैर कानूनी तरीके से कर न देने की कोशिश करें। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। सर देखिए, विशिष्ट कर का जो सबसे ज्यादा भार पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब के ऊपर पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अमीर तो भारी मात्रा में लोहा खरीदते हैं, अमीर तो भारी मात्रा में सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कुछ हैं, लेकिन गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। 1 जनवरी आ रहा है ना? हर घर में जो लोग प्योर वेजिटेरियन होंगे, हर घर में वो लोग पनीर बनाएंगे। तो सोचिए एक दिन में कितना पनीर बिकेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कर अपवंचन से तात्पर्य यह है कि गैर कानूनी तरीके से कर न भुगतान करने की कोशिश करना। अगला प्रश्न, जैसे पनीर का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में बार बार पनीर पूछा गया है। यही उदाहरण लोहा पर भी आप दे सकते हैं, यही उदाहरण और उन सभी वस्तुओं पे दे सकते हैं जो वस्तुएं जिन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है ना? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुझे लगता है कि भारत में अगर जो सबसे ज्यादा पनीर बिकने वाला कोई स्थान होगा तो वो मेरा प्रयागराज होगा, वो मेरा इलाहाबाद होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, मतलब एक अलग ही प्रथा है ना? शाम को अपना निकले, थोड़ा सा वो मटर खरीदे, थोड़ा सा पनीर खरीदे और उधर से निकल के आ रहे हैं। तो मतलब भारत में सबसे ज्यादा पनीर बिकने वाला कोई स्थान होगा हमारी समझ से, मतलब फुटकर की बात कर रहा हूँ, फुटकर की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रयागराज होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अन्य बातें समान रहने पर चयनित बिक्री बिक्री कर लगाने से आरोपित वस्तु की कीमत में कर के बराबर रकम की वृद्धि हो जाएगी यदि वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा। इजी सी बात है। हाँ, लखनऊ में भी है, लेकिन प्रयागराज में थोड़ा सा छात्रों की संख्या ज्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बी बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि अन्य बातें अगर जो समान रहे, चयनित बिक्री कर लगाने से करारोपित वस्तु की कीमत में कर के बराबर रकम की वृद्धि हो जाएगी, तो ये वस्तु जो है वो किस के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है? स्थिर लागत के अंतर्गत। क्यों हो रहा है सर, क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर के बराबर रकम में वृद्धि हो रही है, तो ये स्थिर लागत ही तो होगा। कर के बराबर बढ़ेगा तो स्थिर लागत ही तो होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि जब समान स्तर की आय वाले व्यक्तियों को समान कर भुगतान के लिए कहा जाए तब इसे कहते हैं। हाँ, चलिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जब समान स्तर की आय वाले व्यक्तियों को समान कर भुगतान के लिए कहा जाए तो इसे क्या बोलते हैं सर? बताइए मुझे। चलिए बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? सी उत्तर होगा। और कोई? सी और डी बता रहे हैं, और कोई? कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी क्षैतिज कुशलता बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में आप ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो उत्तर पहले सही होता है, जो ऑप्शन पहले ठीक होता है उसी को क्लिक करना होता है आपको।
तो आप क्षैतिज कुशलता पे क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे, है ना। डी तो वही है लेकिन सी उत्तर ठीक होगा। तो जब समान स्तर के आय वाले व्यक्तियों को समान कर भुगतान के लिए कहा जाए तब इसे क्षैतिज कुशलता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला, यदि पूर्तिया बेलोचदार हो और मांग की लोच अधिक हो तो अल्पकाल में किसी विशिष्ट बिक्री कर का करापात होगा। कई बार मैंने ये प्रश्न बताया है बहुत ही आराम से। आज गलत नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि 9 बजे से पॉलिटी की क्लास होती है। क्या उत्तर होगा? आजकल सेशन थोड़ा सा लंबा चल जा रहा है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक हो जाएगा। पूर्तिया विक्रेताओं पे देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि पूर्तिया बेलोचदार है, पूर्ति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा और मांग की लोच अधिक है। अगर जो भैया पूर्ति को परिवर्तित नहीं किया जाए, वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, तो मांग ज्यादा होगी तो अगर जो टैक्स का भार, एक सेकेंड, मांग की लोच अधिक हो, हाँ, तो अगर जो टैक्स का भार जो क्या किया जाएगा कि क्रेताओं के ऊपर टाल दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये किसके ऊपर चला जाएगा? ये विक्रेताओं के ऊपर चला जाएगा। तो ये सी बात है, यदि पूर्तिया बेलोचदार है और मांग की लोच अधिक है तो अल्पकाल में किसी विशिष्ट कर का करापात विक्रेताओं के ऊपर पड़ जाएगा। अगला, करापात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करापात के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए भैया, बता पाएंगे? सबको पता होगा, गलत कोई नहीं करेगा, मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत करेगा। आयात और निर्यात करों के करापात का उत्पादन और प्रयोजन के बीच बंटवारा उसकी मांग की लोच के अनुपात के विपरीत अनुपात में होता है ना। बिल्कुल सही है भैया। क्या होता है? मांग की लोच के आधार पे ही तो टैक्स का बंटवारा किया जाता है कि कब क्रेता के ऊपर जाएगा कब विक्रेता के ऊपर जाएगा। जब लोचदार होता है तब कौन वहन करता है भैया? विक्रेता वहन करता है। और जब बेलोचदार होता है तब कौन वहन करता है? क्रेता वहन करता है। सब कुछ याद आना चाहिए, है ना। अगला, भारत में कर समाधान योजना कब अपनाया गया? सबको पता होगा, भारत में कर समाधान योजना 1998-99 में अपनाया गया। अगला, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक आय प्रदान करता है? कुछ लोग कहेंगे सर जी बिक्री कर नहीं दिया है क्या ऑप्शन में? अरे भाई, उसी की जगह पे दे दिया गया है व्यापार कर, है ना। अगला प्रश्न, कि लेफर बकरे संबंध बताता है। भैया बहुत इजी सी बात है, लेफर बकरे में हम क्या देखते हैं? कर आय तथा कर के मध्य संबंध को ही तो देखते हैं ना। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइए नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, कल एमपी सेट के लिए जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, आप कल 1 बजे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव मुझे जरूर ज्वाइन करिएगा। एमपी सेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, वहां पे A to Z इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आपको नोट्स भी कंप्लीट दिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 क्लासेस वहां पे हो चुकी हैं, और जो आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड भी क्लास मिल जाएगी। झारखंड पीजीटी का भी दोस्तों, यहाँ पे झारखंड टीजीटी पीजीटी का भी बैच चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, A to Z इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को पढ़ते रहिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी का हो या दोस्तों इकोनॉमिक्स की जो कंप्लीट क्लास है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे भी पूरी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट और दोस्तों टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जा रहा है। सारी चीजों को फॉलो करते रहिए। कंटेंट बेहतर पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप वहां से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 फीस रखी गई है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से 2000 आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। और एमपी सीट की जो फीस है वो 2500 रुपए रखी गई है। तो नीचे दिए गए नंबर पे 2500 रुपए पेमेंट करके आपको क्या करना होगा? स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ,
सही कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ईमानदारी से सारी चीजों को वहां पे पढ़ते रहिए। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वहां पे नोट से रिवीजन करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहेंगे, ठीक है यार, कहाँ से प्रश्न आएगा? सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है। कम समय में बेहतर ढंग से आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और जो भी 2-4 क्लासेस आपकी अगर जो छूट जाती हैं, तो उन क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे रिकॉर्डेड पड़ी रहेंगी लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। जब चाहें तब उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, है ना? चलिए, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। अलग से अगर जो नोट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नया उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए यार बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना? समस्याएं अपरंपार हैं, बट उसके समाधान भी बहुत। तो समस्या ये है कि नौकरी नहीं मिल रही है, समाधान ये है कि आप अपने आप को अपने को क्या करिए, मेहनत से, मतलब आप मेहनत करते रहिए, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना? तो मिलेंगे कल 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।